और वहीं महाराष्ट्र सबसे ज्यादा मुतासिर रियासत है कोरोना की। मरीजों की तादाद 47,000 से यहाँ तजावुज कर गई है। गुज़िर 24 घंटों में 2,608 मरीजों की तस्दीक हुई है। कोरोना से महाराष्ट्र में 1500 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। रियासत में अब तक कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद 13,000 के पार है। महाराष्ट्र में कोरोना वॉरियर्स भी बड़ी तादाद में इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 87 पुलिस एहलकार कोरोना से मुतासिर देखे गए। अब तक 18 पुलिस एहलकारों की मौत हो चुकी है। कोरोना से मुतासिर होने वाले पुलिस एहलकारों की मजमूई तादाद 1758 हो चुकी है। वहीं लॉकडाउन के बावजूद लोगों की एक बड़ी तादाद कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है। इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। रियासत महाराष्ट्र की सूरत हाल के दरमियान आज सीएम उद्धव ठाकरे रियासत की आवाम से खिताब करने वाले हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे हम। हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपोजिशन लीडर हैं प्रवीण दारेकर जी। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत वेलकम करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू में। और महाराष्ट्र को लेकर हमारी ख़ास नज़र है क्योंकि महाराष्ट्र आप भी जानते हैं सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड रियासत है, स्टेट है कोरोना से। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से मुंबई में लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, बेहद तशवीश की बात, क्या कुछ कहेंगे? मैं महाराष्ट्र में और खास करके मुंबई में रुग्ण दिनों दिन बढ़ रहे हैं और रुग्ण तो बढ़ रहे हैं लेकिन उनके साथ मृत्यु का प्रमाण भी रोज बढ़ रहा है। तो ये चिंता की बात है। आज आप देखोगे तो देश में जो कोरोना के रुग्ण है उससे लगभग 30-40% लोग आज महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र की रुग्ण संख्या है उसमें 50-60% रुग्ण संख्या मुंबई में। और ये मुंबई के लिए बहुत सोचनीय ऐसी बात है। और इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये सबसे बड़ी फेल्यूर सरकार की है। अगर यह वक्त करने का नहीं है इसके बारे में हम सहमत हैं, लेकिन जिस तरह से सरकार ने प्रिकॉशनरी मेजर्स शीघ्र गति से लेनी चाहिए थी वो ली नहीं, इसलिए आज बहुत बड़ी संख्या रुग्ण की हो रही है। आज भी आप मुंबई में देखोगे तो रोज 40-50 रुग्ण की मौत हो रही है जी। और इसका कारण हम लोग बार बता देते हैं कि सरकार ने क्या करना चाहिए, लेकिन शीघ्र गति से उस चीजों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज जो मौत हो रही उसमें बहुत सारी मौत, कहीं बेड अवेलेबल नहीं, इसलिए वो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल नहीं तो तीसरे हॉस्पिटल, और ये जो यातायात रुग्ण की होती है उसमें भी बड़ी संख्या से रुग्ण की मौत हो गई है। दूसरा आप देखोगे कि कई वेंटिलेटर्स है, कई ऑक्सीजन की सिस्टम नहीं और इसी तरह व्यवस्था अपूरी है। इसलिए मुझे लगता है कई मायने पे यह मौत भी है। और मौत होने के बाद भी आज अत्यंत दयनीय ऐसी स्थिति हो रही है क्योंकि 10-10, 12-12 तास जो मृत्यु होता है उसका बॉडी उसके घर वाले को मिलता नहीं। अभी एक की मैं आपको उदाहरण देता हूँ। कल बाला साहब ठाकरे ट्रॉमा केयर यूनिट जो जोगेश्वरी में है वो नकोसा भातू से करके 53 साल की एक महिला की मृत्यु हो गई और 2 बजे कल दोपहर को मृत्यु, लेकिन वहाँ वो रहने वाली विक्रोली में थी। तो हॉस्पिटल बोलता है आएगा तभी हम बॉडी देंगे। विक्रोली पुलिस बोल रहे हैं कि वो जोगेश्वरी में हुई है घटना, जोगेश्वरी के पुलिस आएगी और जोगेश्वरी आएगा क्या विक्रोली पुलिस आएगा। इसमें वो हॉस्पिटल में ही बॉडी सुबह 2 बजे तक मतलब 14-15 घंटा वहाँ पड़ी रही। और यह मुझे लगता है ये सब प्रशासन की ढिलाई है और इसको सुधारने की आवश्यकता जी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें जो हैं उनको सुधारने की जरूरत है। प्रवीण जी, क्योंकि आप कोऑपरेटिव सेक्टर से भी जुड़े रहे हैं, बहुत कुछ आपने काम किया है कोऑपरेटिव सेक्टर में और सबसे ज्यादा इफेक्ट अभी इन्हीं सेक्टर्स में देखा जा रहा है। इनको पटरी पर लाने के लिए क्या कुछ खास करना चाहिए?
अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। इससे बड़ी पैमाने पे कोऑपरेटिव सेक्टर अफेक्ट हुआ, ये सच है। हम्म आज कोऑपरेटिव बैंक रहे, वो जिला मध्यवर्ती बैंक रहे, हम्म कोऑपरेटिव अर्बन बैंक, छोटी मोटी पत्र संस्थाएं, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी रहे, वो सभी के ऊपर अफेक्ट, क्योंकि जिन्होंने कर्जा लिया है वह कर्जा का हफ्ता नहीं चुका सकते, इसलिए सेक्टर पे बड़ा परिणाम होने वाला है। उसके बाद में महाराष्ट्र का शुगर सेक्टर एक बड़ा सेक्टर है। आज शुगर सेक्टर में अड़चन में आया है। उसके छोटा छोटा जो कोऑपरेटिव संस्थाएं, विविध कार्यकारी सोसाइटी रहे, तो ये सब कोऑपरेटिव सेक्टर जो महाराष्ट्र का ग्रामीण इलाका है, वो जो अर्थव्यवस्था ग्रामीण इलाका इसके ऊपर निर्भर रहती है जी, वो कोऑपरेटिव सेक्टर आज आ गया है। क्योंकि एक तरफ इंडस्ट्री प्रॉब्लम में, एक तरफ शुगर प्रॉब्लम में, तो जो कोऑपरेटिव सेक्टर जिन्होंने लोन लिया वो आज अड़चन में है। तो इसलिए ये सब कोऑपरेटिव सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर हो, शुगर हो, अदरवाइज जो ग्रामीण के छोटे छोटे कोऑपरेटिव सेक्टर हो, इनके लिए बहुत चिंता की बात है। कई सुविधाएं केंद्र सरकार ने जो हफ्ते के लिए बढ़ोतरी दी है, एनपीएलए के लिए सहूलत दी है, मॉरेटोरियम पीरियड दिया है, मुझे लगता है वो काफी नहीं। ये कोऑपरेटिव सेक्टर को इससे बाहर आने के लिए निश्चित तौर पे 2-3 साल लगेगा। जी बिल्कुल। और इसी तरह से हम देख रहे हैं कि श्रमिक ट्रेनों की भी शुरुआत की गई और बहुत सारे लोग जो हैं इन ट्रेनों में अपने अपनी स्टेट में वापस भी जा रहे हैं, लेकिन कई बार हमने देखा कि सही जानकारी जो है वो नहीं मिल पाई और भीड़ जमा हो गई, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। तो श्रमिक ट्रेनों के हवाले से आप क्या कुछ कहेंगे? नहीं, मुझे बार बार बोलता है कि थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट की वजह से सब हुआ है और कई सुविधाएं हम श्रमिक लोगों के वक्त पे पहुंचा नहीं पाए। जो बैंड्रा में हादसा हुआ, कई लोग बैंड्रा स्टेशन के बाहर आए हो, आप देखोगे कि उनको भोजन नहीं मिला, उसको रेशनिंग का अनाज नहीं मिला था, उसको प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं हुआ था, और इसलिए किसने बताया कि इधर ट्रेन आने वाली, यहाँ सुविधा है, तो इसलिए वो मिस कम्युनिकेशन की वजह से बड़ी भीड़ आई और सोशल डिस्टेंसिंग का फज्जा हुआ। कल भी मैं मीरा भाईंदर में गया था बिहार के लिए ट्रेन जाने, मैं वहाँ उन लोग की व्यवस्था की सब जायजा लेने के लिए गया था, और वो सब सुविधा है, ये अच्छी तरह का प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन सिग्नल रहे, ट्रेन की कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम रहे, नहीं तो अभी भीड़ बहुत हो रहा है, ट्रेनें की संख्या भी बढ़ रही है, इसलिए मुझे लगता है थोड़ा सा वो मिस गाइड होके थोड़ा कंफ्यूजन है, ये सही है। लेकिन ये श्रमिक लोगों के ऊपर जिस तरह से प्लानिंग की आवश्यकता होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, और इसलिए श्रमिक लोग भटक रहे हैं। क्योंकि आपको मैं एक प्रसंग आपको बताना चाहता हूँ। कई दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे जी के साथ विपक्ष के नेता की बैठक हुई, और उसी क्षण महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे विधानसभा के विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र जी ने बताया था कि अभी इसी मोमेंट जो चल के लोग जा है वहां रुकाओ, उनकी व्यवस्था करो, और बाद में बस नहीं तो ट्रेन से उनको गांव में पहुंचाने की व्यवस्था करी। वो उसी वक्त चुना होता तो नेक्स्ट दिन दोपहर के बाद एक चलते हुए एक मजदूर जा रहा था, उसका मृत्यु हो गया। मतलब वक्त पे हम जो सूचनाएं राज्य सरकार को करते हैं वो सूचना का अगर अमल हो, क्योंकि आफ्टर ऑल राजनीति के अलावा ये सब संकट सबका है, या राजनीति करने की आवश्यकता नहीं, इसका हमें मालूम है, इसलिए हम लोग भी कोऑपरेट कर, तो विपक्ष रहे, सत्ताधारी रहे, केंद्र रहे, राज्य रहे, ये सारों की सूचनाओं क्लब करके उससे अच्छा आउटपुट निकाल के इस श्रमिकों की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। मुझे लग रहा है अभी थोड़ा थोड़ा यह प्रेशर कम हो रहा है और श्रमिक ठीक तरह से। जी प्रवीण जी, इसी बात को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे
क्या आपको लगता है कि सेंटर और स्टेट में कुछ तालमेल में कमी दिख रही है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि सेंटर की तरफ से बहुत सारी स्कीमें आ रही हैं और बहुत सारे पैकेजेस भी दिए जा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र फिर भी सबसे ज्यादा क्यों मुतासिर नजर आ रहा है? कहीं तालमेल की कमी, ईमानदारी से? 100% तालमेल नहीं है। राज्य सरकार को उसका अहंकार, उसकी प्रतिष्ठा बाजू में रखने की आवश्यकता है। तो नाजरीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ प्रवीण दारेकर जी मौजूद हैं, महाराष्ट्र में अपोजिशन लीडर हैं और कई अहम मामलों पर हम उनसे राय ले रहे हैं। प्रवीण जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो हम आपसे पूछ रहे थे कि तालमेल में कहाँ कमी देख रहे हैं आप? तो नाज़रीन, लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रवीण जी हमारे साथ मौजूद हैं। फिलहाल यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, जल्द लौटेंगे। चलिए एक बार फिर से हम अपने खास मेहमान प्रवीण दारेकर जी के पास चलते हैं और उन्हीं से हमारी जो बातचीत है उसको आगे बढ़ाएंगे। प्रवीण जी, हम बात कर रहे थे कि सेंटर से बहुत सारी स्टेट्स को मदद मिल रही है, उसके बावजूद कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? नहीं, आपका कहना सच है। केंद्र और राज्य सरकार में तालमेल न होने का कारण राज्य सरकार का अहंकार और जो प्रतिष्ठा, इसके ऊपर वो अड़े बाहर आने की आवश्यकता है। क्योंकि अभी ये वक्त हमारा अहंकार, हमारी प्रतिष्ठा नहीं है। अभी रुग्ण की संख्या बढ़ती है, उसको अटकाव करके कोरोना खत्म करने की जिम्मेदारी हमारी है। इसका भान राज्य सरकार को होना चाहिए और केंद्र सरकार से और ज्यादा सुविधाएं, फैसिलिटी कैसे मिलेगी, इसके ऊपर समन्वय अच्छी तरह से रख के करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। आपका कहना सही है। कोरोना के बाद देश के केंद्र ने जो सुविधाएं दी वो काफी सारी है। 1600 कोटी रुपया राज्य सरकार को दिया, उसके बावजूद अनाज दिया 5 किलो फ्री, उसको गरीब कल्याण योजना के माध्यम से मदद की, उज्ज्वला गैस के माध्यम से मदद की, अकाउंट में पैसा डाला। तो ऐसा जो कुछ करना चाहिए वो बहुत केंद्र ने सहानुभूति से इस राज्य के लिए दिया। और अभी भी जो 20 लाख कोटी का पैकेज देश के लिए जाहिर किया, उसमें लगभग 1.5 लाख कोटी रुपए महाराष्ट्र के लिए उसके आ सकते हैं। मतलब केंद्र ने कुछ नहीं, बहुत सारा किया, लेकिन इनकी राजनीति इस संकट के समय में भी जाती नहीं कि कभी अस्मिता का सब्जेक्ट, कभी ये सेंट्रल गुजरात में लिया, कभी ये हुआ राज्य ने किया। तो उनका फोकस इस कोरोना में हम कम पड़े हैं, वह खुले दिल से स्वीकार करने के बावजूद वह अलग अलग ऊपर फोकस करके केंद्रों को दोष देने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी प्रार्थना आपके माध्यम से है जी, अभी केंद्र और राज्य सरकार इकट्ठे काम करने की आवश्यकता है। केंद्र के प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार महाराष्ट्र के प्रति बहुत ही लगाव है, हेल्प कर रहे हैं और भी करेंगे। उसी तरह की मांग भारतीय जनता पार्टी के हम लोग भी केंद्र के साथ कर रहे हैं। और इसलिए अभी महाराष्ट्र सरकार ने अपनी आर्थिक स्थितियां की भी यहाँ परिस्थिति बहुत कठिन है। तो इसी वक्त अभी अहंकार और प्रतिष्ठा का विषय न करते हुए केंद्र सरकार के अच्छे वातावरण में इस कोरोना को रोकने के लिए फिर मेडिकल का प्रयास हो, अनाज का प्रयास हो, किसानों के लिए मदद करने का काम हो, जो असंगठित कामगार है, गरीब है, मजदूर है। लेकिन प्रवीण जी, बीजेपी पर भी ये अभी इल्जाम लगा है कि उसने जिस तरह से एक प्रदर्शन किया था और उसमें ये कहा गया था कि कोरोना पर काबू नहीं पा रही है सरकार जो है, तो बीजेपी पर भी तो ये कहा जा रहा है कि ये वक्त पॉलिटिक्स करने का नहीं है। नहीं, पॉलिटिक्स नहीं करना, इसका मतलब कोरोना दिनों दिन रोकने में ये सरकार की असफलता है। उसका भी लोगों के मन में जो भय है, लोगों में जो वेदना है, कि अगर लोगों की सामने नहीं आना तो हम नहीं करेंगे। हम राजनीति नहीं कर रहे जी, हम मुख्यमंत्री हटाओ, राष्ट्रपति राजवट लाओ, ऐसा कहाँ भी हमारा कहना नहीं जी। हमारा कहना जो मेडिकल
इक्विपमेंट रहे, जो मेडिकल रहे, जो लोगों के लिए करने की आवश्यकता है वो अत्यावश्यक सुविधा रहे, इसमें ध्यान नहीं, इसमें ढिलाई है। अगर इसी तरह का वातावरण दिनों दिन बिगड़ता है और विपक्ष के नेता विपक्ष का पार्टी करके हम लोग अगर यह चीज सामने नहीं लाएंगे तो कल हमें भी जिम्मेदार आप लोग जनता पकड़ेगी कि सरकार जब फेल होता है तो सरकार को आवश्यकता है, सरकार की कमियां के सामने लाने की आवश्यकता है। और उतना ही हम काम किया और हम जो सुझाव दे रहे हैं वो सुझाव का पालन करके जो लोगों के हित के है, जो कोरोना का अटकाव करने के लिए है, उसका आप पालन करो, इतना ही हमारा कहना है। जी तो कोई राजनीति करनी और हम भी जी बिल्कुल ठीक। और डोमेस्टिक फ्लाइट्स की जो शुरुआत की जा रही है, लेकिन खुद महाराष्ट्र में जो हालात हैं उनको देखते हुए अनिल देशमुख जी ने भी कहा कि अभी यहाँ पर इसकी इजाज़त नहीं देनी चाहिए और लगातार महाराष्ट्र से यही बात हो रही है कि फ्लाइट्स की अभी इजाज़त नहीं देना चाहिए। इसको लेकर आपका क्या कुछ पक्ष? नहीं, यही मैं आप देखोगे कि केंद्र में समन्वय नहीं है, इसका एक और उदाहरण है। पहला तो यहाँ के बोले थे कि हमें केंद्र की जरूरत है, मिलिट्री की नहीं, पैरामिलिट्री की नहीं, लेकिन बाद में साथ पैरामिलिट्री मंगाया और सीएसएफ फोर्स जो है केंद्र का सिक्योरिटी फोर्स वो 20 टुकड़ी यहाँ लाई। तो जो केंद्र से जरूरत वो लेनी चाहिए। बिल्कुल। आज आप देखोगे सबसे बड़ा आज कल परसों कोरोना से हम लड़ेंगे, कोरोना आएंगे, उसके प्रति कई तो हम लोग उसको खत्म करेंगे, लेकिन उसके बाद में जो इकोनॉमिक सेटबैक आने वाला है, जो आज इंडस्ट्री काम नहीं कर, मजदूरों के किसी में पैसा नहीं, तो आहिस्ते आहिस्ते इंडस्ट्री और व्यापार भी चालू रहना चाहिए। इसलिए उसका प्रयास केंद्र का इंटेंशन नहीं कि वहां से फ्लाइट लाके या कोरोना का फैलाव नहीं, उनकी वैसी कुछ इच्छा होने का कारण नहीं। तो मुझे लगता है अभी राज्य और केंद्र ऐसा नहीं करके उनका उद्देश्य भी अच्छा है, हमारे यहाँ भी प्रादुर्भाव नहीं होना चाहिए, ये भी हमारी भावना अच्छी है। तो इसमें सुरक्षितता का ख्याल रखते हुए मुझे लगता है सब चीज स्ट्रीमलाइन करनी चाहिए और केंद्र और राज्य में एक वाक्यता रहनी चाहिए। उनके अलग अलग राय रहेंगे तो लोगों के सामने भी अच्छा पिक्चर जाएगा नहीं और उपाय योजना करने में भी अड़चन आ सकती है। जी बिल्कुल। और हमारे जो पुलिस के जो हमारे तमाम लोग हैं, आप भी इस बात को मान रहे होंगे कि वो अब बहुत ज्यादा इसका शिकार होते जा रहे हैं। उनके लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए क्या कुछ हमारे इस चैनल के जरिए आप कहना चाहेंगे? अत्यंत मैडम महत्वपूर्ण विषय आपने यहाँ रखा है और हमारी जो मांगे है, हमारी जो सुझाव है, इसके ऊपर ही है। अभी डॉक्टर है वो सुरक्षित नहीं है, नहीं तो उसको पहला पीपी किट नहीं मिल रहा था। परिचारिका है हमारी वो सुरक्षित नहीं है, सफाई कामगार है वो सुरक्षित नहीं है और ये कोविड योद्धा ही सुरक्षित नहीं। जो इसका सबका मेन जो पार्ट है वो हमारा पुलिस है। आज आप देखोगे कि कितने पुलिस संसर्ग हो गए, हजारों के ऊपर पुलिस आज कोरोना के प्रादुर्भाव हो गए, अनेक लोग मर गए हैं। तो मुझे लगता है जिसके ऊपर आज अपनी मदार है उनका ख्याल करने की जिम्मेदारी है। आज वो पुलिस को सुविधा देने की जिम्मेदारी किसकी है? उनकी। जो हमारी सुरक्षा करते हैं वो लोग अगर सुरक्षित रहेंगे तो कैसे हम कोरोना के लिए काम कर सकते हैं। और पुलिस भी थक गई। आज पुलिस को मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है। सबसे गंभीर घटना मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आज पुलिस के ऊपर हमले हो रहे हैं। लगभग 300-400 के ऊपर हमले इस महाराष्ट्र में पुलिस के ऊपर हो रहे हैं। पुलिस के ऊपर कई प्रवृत्तियां, कई इलाके के लोग हाथ उठा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, जो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं उनके ऊपर भी इस तरह का अगर हमला होते जाएगा तो क्या उसके मनोबल का होएगा? और पुलिस का ही मनोबल खत्म हो जाएगा, वो हदबल हो जाएंगे। मुझे लगता है कोरोना अटकाने के लिए गंभीर परिस्थिति खड़ी हो सकती है।
और इसलिए अभी गए वीक में एंटोक हिल में जो घटना हुई, पुलिस के ऊपर हमला हुआ, मैं गया था वहां। मैं बोला मैं अभी पुलिस स्टेशन के बाहर अनशन करूंगा, क्योंकि अभी हद पार हो गई है। दिनों दिन कुछ अटकाव नहीं आ रहा, पुलिस के ऊपर हर बार हमले हो रहे हैं। तो उसके बाद में मंत्री में ध्यान डाला और बोला पुलिस का हाल भी बाका नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है इसके लिए जबरदस्त जो पुलिस की हमारी दरारा है, वो दरारा वापस लाने की जिम्मेदारी होम डिपार्टमेंट की है और सरकार की है। क्योंकि अगर पुलिस डिमोरलाइज होगा तो मुझे कोरोना रुकाने की परिस्थिति में गंभीर परिस्थिति हो सकती है। जी प्रवीण जी, आखिर में हमारे इस चैनल के जरिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप महाराष्ट्र के लोगों को और खासतौर से एक मुंबई कर को, मुंबई वालों को इस कोरोना से बचने के लिए? मैं महाराष्ट्र के और खास करके हमारे मुंबई के लोगों को अपील करता हूं कि आपका धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र हर आपत्ति को सामना देते आए। मुंबई तो अनेक आपत्तियों को मुकाबला करते हुए मुंबई शहर चलता रहा। मेरी विनती है कि तकलीफ हो रही है, सही है, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करो। जो कानूनन सूचनाएं केंद्र की रहे, राज्य सरकार की रहे, वो अपने हित की है, उसका पालन करो। और यह कोरोना मुकाबले के लिए सरकार को हम सहयोग करेंगे। जो एनजीओ संस्था काम कर रही है उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस संकट समय में वो भी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। पुलिस है, जो योद्धा कोविड योद्धा है, डॉक्टर है, परिचारिका है, हमारे सफाई कामगार है, ये सभी के प्रति एक आदर भावना हमारी रहेगी और निश्चित स्वरूप से यह कोरोना से हम बाहर आएंगे। लेकिन जो संयम की जी प्रवीण दारेकर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करना चाहेंगे। आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया और कोरोना को लेकर तमाम चीजें जो हैं वो हमारे दर्शकों के सामने, नाज़रीन के सामने रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर बातचीत के लिए।